बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुलिस के साथ वो अपने घर वापस पहुंची। आंखों में डर और खौफ के साए थे और कदम कांप रहे थे। पुलिस ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके भाइयों ने दरवाज़ा खोला और फिर दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं, ये अलनाक कहानी हमारे माशरे का एक हिस्सा बन चुकी है। हमारे अपने इर्द गिर्द फैले हुए बहुत से किरदारों में नज़र आएगी। कहीं माशरे की नज़रों में गिर कर ज़िंदगी गुजारती हुई तो कहीं ससुराल के ताने बर्दाश्त करती हुई। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक मुख्तसर से ख़ानदान से। ये ख़ानदान था जावेद अख्तर और सलीमा का। ये दोनों मियाँ बीवी एक इंतहाई गरीब तबके के मालिक थे। इनके 3 बच्चे थे। बड़े 2 लड़के थे और तीसरे नंबर पर एक बेटी थी। लेकिन गुर्बत के बावजूद ये एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। 2 कमरों का एक कच्चा सा मकान था जिसकी छत जगह जगह से टपकी थी और यही छत इनके लिए रहमत भी थी और ज़हमत भी थी। ज़िंदगी में मुश्किलात के बावजूद 2 वक्त कभी किसी के लिए दरकार तो नहीं। इस ख़ानदान का तो वक्त भी गुजर रहा था। लेकिन मुसीबत उस वक्त आई जब एक रोज़ ये खबर मिली कि जावेद अख्तर सड़क पार करते हुए एक ट्रॉलर की जद में आ गए हैं। उस शाम जब जावेद की लाश पहुंची तो उसके कच्चे आंगन में जैसे कोहराम बरपा हो गया। शौहर की मैया सामने पड़ी थी और सलीमा अपने बच्चों को सीने से लगाए सोच रही थी अब क्या होगा। और फिर अगली सुबह तक जावेद को सुपर्द खाक कर दिया गया। रिश्तेदार तसल्लियाँ और दिलासे देकर रुखसत हो गए। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। जावेद की वफ़ात को महज 1 साल गुजरा था कि सलीमा ने आगे निकाह करने का फैसला कर लिया। उसके लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। बच्चे छोटे थे और ख़ुद सलीमा एक 40 साल की बेवा थी। उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। उसने निकाह किया और अपने बच्चों को वहीं छोड़कर रुखसत हो चली। जावेद के लड़के बड़े तो थे लेकिन इतने बड़े नहीं थे कि घर का बोझ उठा सकते। इसी मोहल्ले में जावेद का ददियाल भी आबाद था। फुप्पो रहती थी और ताया चचा रहते थे, लेकिन सभी गुर्बत के मारे हुए थे। कोई कभी किसी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं था। सलीमा ने निकाह कर लिया तो सबने सलीमा को खूब बातें सुनाई कि बच्चों को छोड़कर खुद चली गई। बदकिरदार औरत थी। इसे चाहिए था कि शौहर की वफ़ात के बाद अपने बच्चों को लेकर बैठती, इनका पेट पालने की कोशिश करती, जबकि कैसी खुदगर्ज निकली। बच्चों को छोड़कर खुद रवाना हो गई। खैर, वक्त इसी तरह धीरे धीरे गुजरता रहा। जावेद के बच्चे कभी भूखे सो जाते तो कभी ददियाल वाले तरस खाकर इनको एक वक्त का खाना दे देते। लेकिन गुजरते वक्त के साथ जावेद के दोनों बड़े बच्चों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए इन्हें खुद ही कुछ करना होगा। बाप की वफ़ात से पहले तो 3 बहन भाई सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन बाप की वफ़ात के बाद सारे घर का निज़ाम धर्म भरम हो चुका था। तीनों बहन भाइयों ने उसी वक्त से तालीम छोड़ रखी थी जब इनका बाप इस दुनिया से रुखसत हुआ था। खैर, दोनों बड़े लड़कों ने अब कोई काम करने की ठानी। अपनी बहन को ताकीद की कि तुम घर के अंदर रहना, दरवाज़ा बंद कर लेना, कोई भी आए जब तक हमारी आवाज़ तुम्हें सुनाई ना दे दरवाज़ा ना खोलना। बहन को ताकीद करने के बाद दोनों घर से निकल गए और अब ये हर रोज़ का मामूल था। दोनों मुख्तलिफ दुकानों पर चक्कर लगाते, होटलों पर चक्कर लगाते, कभी मंडी का रुख कर लेते। काम की तलाश में दोनों भाई सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। फिर 3-4 दिन बाद ही दोनों को मुख्तलिफ जगह पर काम मिल गया। दोनों भाई बहुत खुश थे चलो वो अपने घर का चूल्हा जलाए रखने के लिए अब खुद मेहनत करेंगे। इन्हें काम मिल गया था और बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम भी कर रहे थे। माना के बजाय उन्होंने रोज़ाना अपनी मेहनत की मजदूरी लेने की बात कर रखी थी। इस तरह रोज़ाना इन्हें चंद पैसे मिल जाते और वापसी पर वो अपने घर के लिए थोड़ा बहुत सामान ले आते। इस तरह मुश्किल से ही सही घर का गुजारा चलने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। जावेद के दोनों लड़के वक्त से पहले ही बड़े हो गए थे, जिम्मेदार हो गए थे। इर्द गिर्द के माहौल को लोगों की नज़रों को, लोगों की बातों को, इनके जुमलों में छुपे तंज को वह बाखूबी समझने लगे थे। कहते हैं ना कि जब वक्त से पहले जिम्मेदारियां इंसान पर पड़ जाएं तो वो जल्दी बड़ा हो जाता है। इसी तरह जावेद के बच्चे भी अब समझदार हो चुके थे और वक्त के साथ साथ बड़े भी हो रहे थे। दोनों भाई मुतमईन थे कि दोनों ने मिलकर अपने घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। लेकिन उनके घर की दहलीज पर एक आजमाइश दस्तक दे रही थी जिससे वो
दोनों बेखबर थे। हुआ कुछ यूँ, दोनों भाइयों के घर से चले जाने के बाद इनकी बहन, जिसका नाम मलाइका था, वो जब तन्हा घर में बोरियत महसूस करती तो कभी छत पर चली जाती, कभी दरवाजे की झिरी से बाहर गली का मंजर देखने लगती। और इसी ताका झाक के दौरान उसकी नज़र एक आशिक से मिली। आशिक का नाम सिर्फ आशिक नहीं था, वो खुद भी आशिक मिजाज था। मलाइका एक कम उम्र और बेअकल सी लड़की थी, जबकि आशिक 24-25 साल का लड़का था। दोनों की नज़रें मिली और फिर मोहब्बत की एक ऐसी कहानी का आगाज़ हुआ जिसके अंजाम से शायद दोनों ही बेखबर थे। मलाइका के लिए ज़िंदगी का ये पहला तजुर्बा था। आशिक से नज़र मिलाते ही उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाया करती, हाथ पैर कांपने लगते थे। उसकी एक नज़र के लिए, उसकी एक घड़ी के लिए वो 24 घंटे इंतज़ार करने लगी। जब भाई के घर से चले जाते तो वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगती और उस वक्त का इंतज़ार करती जब आशिक गली में आए और चंद लम्हे के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखें। शुरू में तो सिर्फ देखने तक महदूद थी। फिर आशिक ने इब्तिदा की और उसने एक रोज़ मलाइका के घर एक पत्थर फेंका जिसके इर्द गिर्द एक कागज़ लपेट रखा था। मलाइका ने इस कागज़ को उठाकर फ़ौरन कांपते हाथों के साथ पढ़ा। आशिक ने इसे मिलने की दरख्वास्त की थी। उसने लिखा था कि वो मलाइका से बेहद मोहब्बत करता है, वो मलाइका के हुस्न का दीवाना है, वो मलाइका के बगैर अब एक पल भी नहीं गुजार सकता। वो उससे मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है। नई नई मोहब्बत का ये जोश था। मलाइका का दिल भी आशिक से मिलने के लिए तड़पने लगा, लेकिन वो बुरी तरह शशोपंज का शिकार थी। वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी। उसने आशिक को घर के अंदर बुलाना शुरू कर दिया। गो के पहले ये काम बहुत मुतहद अंदाज में किया जाता रहा, हत्ता कि इतना कि किसी मोहल्ले वाले को भी कानो कान खबर नहीं हुई। आशिक उसके घर के अंदर आने लगा। जैसा कि शुरू में बताया कि मलाइका 18 से 19 साल की लड़की थी, जबकि आशिक उस उम्र में था जब इंसान को अच्छी खासी समझ-बूझ आ जाती है। लेकिन वो एक माहिर खिलाड़ी था। वो अपनी तरफ का खेल बड़ी महारत से खेल रहा था। उसने मलाइका के साथ किसी भी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। कभी उसने मलाइका के अकेलेपन का फ़ायदा नहीं उठाया और वो मलाइका के दिल में अपनी इज़्ज़त और एहतराम और कदर बढ़ाना चाहता था, और इसमें वो कामयाब हो चुका था। उसने मलाइका का हाथ पकड़कर हज़ारों तरह के वादे किए, कस्में खाईं, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, और मलाइका की आंखों पर मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि वो बस आंखें बंद किए इस राह पर चल पड़ी जहाँ आशिक इसे लेकर जाना चाहता था। कुछ अरसे बाद ही आशिक ने मलाइका से इस बात पर इसार करना शुरू किया कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूँ। मलाइका ना समझ ज़रूर थी, मगर वो इतना जानती थी कि जब ये बात उसके भाइयों के कानों तक पहुँचेगी तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा। मलाइका ने कहा, देखो आशिक, मेरे दोनों भाई बड़े हैं, वो पहले मेरी शादी क्यों करेंगे? मुझे तो ये शादी नामुमकिन सी बात नज़र आ रही है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारा रिश्ता भेजने के बाद ही हम दोनों पर बहुत पाबंदियां लग जाएंगी, हमारा मिलना भी बंद हो जाएगा। आशिक ने कहा, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। क्या तुम मेरे बगैर जिंदा रह लोगी? क्या तुम मेरे बगैर गुजारा कर लोगी? मलाइका ने फ़ौरन तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। आशिक ने उसके हाथ दबाते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। फिर एक फ़ैसला करो, मेरे साथ चलो। आशिक के मुंह से ये बात सुनकर मलाइका का दिल कांप उठा। इतना बड़ा इक़दाम उठाने के बारे में तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मोहब्बत करने से पहले उसे कभी ख्याल भी नहीं आया कि मोहब्बत की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी भी देनी होगी। उसने आशिक से कहा कि मुझे कुछ सोचने दो। दूसरी तरफ आशिक उस पर मुसलसल दबाव डाल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अभी वो तो मोहब्बत की आग भड़की हुई है, अभी लोहा गर्म है और यही वक्त है लोहे पर ज़रब लगाने का। दूसरी तरफ मलाइका ये सोच रही थी कि भाइयों को जब इस बात का इल्म होगा तो उस पर सख्त पहरा बिठा दिया जाएगा। वो आशिक से मिल भी नहीं सकेगी और तो वाकई आशिक के बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। आशिक ठीक कह रहा है, अगर हम एक होना है तो मुझे घर छोड़ना होगा। काफ़ी दिन वो अपने अंदर हिम्मत जमा कर रही थी और फिर आखिरकार उसने घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। और फिर एक दिन भाइयों के घर से चले जाने के बाद उसने अपने घर पर एक अलविदाई नज़र डाली और अपने चंद जोड़े साथ लिए और ख़ुद पर एक बड़ी सी चादर ओढ़ ली और आशिक के साथ घर से निकल गई। आशिक एक मोटरसाइकिल थी, वो आशिक के पीछे बैठी और मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी। आशिक और मलाइका को साथ लिए अपने एक दोस्त के
उजड़े से घर में जा पहुंचा। एक कमरे का तंग तारीख सेम ज़्यादा गंदा सा घर था। दोनों ने सारा दिन वहीं गुजारा। अगले दिन आशिक मलाइका को साथ लिए मोटरसाइकिल पर रवाना हो गया। वो जहाँ भी काम के लिए जाता वो मलाइका को सारा दिन अपने साथ ही रखता। दोनों मोटरसाइकिल पे सारा दिन गुजार देते। घर से निकलने से कबल आशिक ने मलाइका को बताया था कि वो एक सेल्समैन की नौकरी करता है, इसका सारा दिन मोटरसाइकिल पर गुजरता है। ये बात तो वाकई सच थी कि वो सारा दिन मोटरसाइकिल पर ही रहता और उसके पास अपना कोई ठिकाना भी नहीं था, इसलिए सारा दिन वो मलाइका को भी अपने साथ लिए लिए फिरता। लेकिन आशिक के साथ चंद दिन गुजारने के बाद ही मलाइका को एहसास हुआ कि आखिर आशिक बेचता क्या है, क्योंकि ज़्यादातर तो खाली हाथ ही नज़र आता है। फिर मलाइका ने उस बात पर इसरार करना शुरू कर दिया कि वो जानती थी कि आशिक काम क्या करता है। शुरू में आशिक ने इसे टालता रहा, लेकिन जब मुसलसल मलाइका ने इसरार किया तो वक्त के साथ साथ उसका इसरार बढ़ता गया और आखिरकार एक दिन आशिक ने बता दिया कि वो क्या काम करता है। और जो काम आशिक ने बताया उसे सुनकर मलाइका के हाथ पैर कांप कर रह गए। आशिक ने उसे बहुत राजदार डराना लहजे में बात की कि मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। वैसे तुम सारा दिन मेरे साथ ही गुजारती हो, लेकिन याद रहे कभी भूल कर भी इस बात को अपनी ज़बान तक मत लाना। आशिक ने बताया कि वो नशे का धंधा करता है। वो मुख्तलिफ लोगों से नशे लेकर आगे पहुंचाता है, इसलिए वो सारा दिन मोटरसाइकिल पर रहता है और वो रात भी कभी किसी दोस्त के घर गुजारता है, कभी किसी दोस्त के घर। और इसी तरह वो मलाइका को भी अपने साथ दर बदर लेकर फिर रहा था। इसी दौरान इन दोनों ने निकाह भी कर लिया था, लेकिन अब मलाइका अपने इस फैसले पर पछताने लगी, क्योंकि इनका कोई एक ठिकाना नहीं था। सारा दिन आशिक इसे अपने साथ मोटरसाइकिल पर रखता, सर्दी हो या गर्मी वो आशिक के साथ मोटरसाइकिल पर सफ़र में रहती। अब इस सूरत हाल से तंग आने लगी थी और सबसे ज़्यादा परेशानी तो तब होती जब दिन ढल जाता और रात आ जाती। रात को आशिक कभी किसी दोस्त के घर था तो कभी किसी दोस्त के घर, और कई बार तो मलाइका को अपने दोस्त के घर छोड़कर खुद वहाँ से गायब हो जाता। इस दौरान मलाइका ने आशिक के दोस्तों का बुरा रवैया भी बर्दाश्त किया, गलीज़ नज़रें भी बर्दाश्त की और बेहुदा हरकतों को भी बर्दाश्त किया। एक दिन मलाइका इस कदर तंग आई कि उसने आशिक के आगे हाथ बांध लिया और उसने कहा कि मुझे यूँ अपने दोस्तों के घरों पर छोड़कर मत जाया करो। ये सब मुझे बहुत अजीब लगता है। इनकी नज़रें मेरे वजूद में चुभती हैं, वो मुझे गंदी नज़रों से देखते हैं। तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? जवाब में आशिक बड़े ही इत्मीनान अंदाज में कहने लगा, देखो मलाइका, मेरे साथ रहते हुए तुम्हें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना मेरे काम की नौयत कैसी है। मैं किसी एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। जिस दिन मैं किसी एक जगह टिक कर बैठ गया वो दिन मेरा आज़ाद फ़िज़ा में आखिरी दिन होगा। इससे अगला दिन मेरा जेल की सलाखों के पीछे होगा। तुम क्या चाहती हो कि पुलिस मुझे पकड़ ले? मलाइका ने तेज़ी में नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मलाइका नज़रें चुराते हुए कहा कि ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तुम अपने लिए किसी घर का बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेते और इस मकरूह काम को तुम छोड़ क्यों नहीं देते? अच्छे भले हो, कोई नौकरी मेहनत मजदूरी कर लो, कोई मुशक्क़त कर लो। मैं वादा करती हूँ मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। मैं लोगों के घरों में काम कर लूँगी, बर्तन मांज लूँगी, लेकिन तुम ये गलत काम छोड़ दो। तुम ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे कि तुम्हें हर वक्त भागना पड़े? मलाइका की बात सुनकर आशिक के चेहरे पर झंझलाहट के आसार नुमायाँ होने लगे और फिर वो सर झटकते हुए कहने लगा, देखो मलाइका, मुझे सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ ये काम गलत है, लेकिन अब मैं इसमें बुरी तरह फंस चुका हूँ। अब जाकर भी इससे अपने पैर बाहर नहीं निकाल सकता। इन लोगों को जानता हूँ, इनके ठिकानों को जानता हूँ। अब अगर मैंने ये काम करने से इनकार किया तो पुलिस मुझे पकड़े ना पकड़े ये लोग मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि मैं इनके बहुत राज जान चुका हूँ। अब मैं जब तक ज़िंदा हूँ मुझे यही काम करना पड़ेगा। आशिक की ये बात सुनकर मलाइका बहुत परेशान हो गई। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि आशिक के साथ इसकी ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी। दर बदर की ठोकरें खाते हुए उसने सोचा था कि वो आशिक से निकाह कर लेगी और एक अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारेगी। इसका छोटा सा घर होगा जिसे वो अपने हाथों से सजाएगी, इसके बच्चे होंगे, वो आशिक के लिए अपने हाथों से खाना बनाएगी, उसका इंतज़ार करेगी। रात को वो दोनों बैठकर दिन भर की बातें करेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, वक्त इसी तरह धीरे धीरे गुजरता रहा। आशिक और मलाइका के निकाह को 1 साल गुजर चुका था और इस एक साल में इनका कोई एक ठिकाना नहीं था। हर रोज़ दिन भर मोटरसाइकिल पर गुजारते और रात दूसरों के घरों में। फिर 1 साल बाद
एक दिन ऐसा आया जिसने एक बार फिर मलाइका की ज़िंदगी का रुख बदल डाला। आशिक ने उसे अपने दोस्त के घर छोड़ा और वो उसके पास बैठा ही था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन कान से लगाया और फिर बदहवासी में वहाँ से उठकर बाहर निकला। मलाइका इसे आवाज़ें देती रही और वो पूछना चाहती थी कि वो कहाँ जा रहा है, बताकर तो जाए, लेकिन उसने फ़कत इतना कहा कि मैं आता हूँ। थोड़ी देर में तेज़ी से बाहर निकल गया, लेकिन वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। सारी रात मलाइका ने इंतज़ार करते हुए गुजार दी। सुबह आशिक के दोस्त ने बताया कि आशिक को किसी ने गोली मार दी। मलाइका का दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। बाद में पता चला कि पुलिस को आशिक के ठिकाने का पता चल गया था। उससे पहले पुलिस इसे पकड़ती इन लोगों ने खुद आशिक को जान से मार दिया, जिनके लिए वो काम करता था। और आशिक की मौत के बाद मलाइका के लिए कोई ठिकाना नहीं था। आशिक के वो दोस्त जिसके घर पर वो आखिरी बार मलाइका को छोड़कर गया था, महज 10 दिन बाद ही मलाइका से उल्टे सीधे तकाजे करने लगे और फिर इसे घर से निकल जाने की धमकियां देने लगे। और ये सब देखते हुए मलाइका ने एक रात हिम्मत की और खुद ही वो घर छोड़ दिया और सर्द रात वीरान सड़क पर खड़ी आंसू बहाते हुए सोच रही थी कि वो कहाँ जाएगी। बिला आखिर बहुत सोचने के बाद उसने पुलिस स्टेशन का रुख किया। वहाँ जाकर अपनी सारी कहानी बताई। पुलिस अफसर बड़े अफसोस के साथ मलाइका की तरफ देख रहा था और फिर ताज्जुब से सर हिलाते हुए कहने लगा, ना जाने तुम लड़कियाँ मोहब्बत पर अंधी बनकर यकीन कर लेती हो। और फिर उसने अपनी टीम को साथ लिया, गाड़ी में बिठाया, मलाइका को साथ लिया, उनके घर की तरफ रवाना हुआ। मलाइका पुलिस वालों के साथ अपने घर की बाहर खड़ी थी। पुलिस वाले दरवाजे पर दस्तक दी। जब लम्हे बाद दरवाज़ा खुला, मलाइका का बड़ा भाई सामने खड़ा था। जैसे ही उसकी नज़र मलाइका पर पड़ी, उसने फौरन दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। पुलिस वाले ने पाँव के आगे हरकत की और रोका और कहने लगे, बेटा बात सुन लो, ये तुम्हारी बहन है, मुश्किल में है, इसे माफ़ कर दो। मलाइका ने फिर रोते हुए हाथ बांध दिए, लेकिन मलाइका के भाई ने सख्त लहजे में कहा, जिस दिन इसने इस घर की दहलीज पार की थी उस दिन उसने ये भुला दिया था कि हम भी इसके कुछ लगते हैं। हमारी इज्जत को अपने पैरों तले रोंद कर चली गई थी और आज हम भूल चुके हैं कि ये हमारी कुछ लगती है। हमारे घर में और हमारे दिलों में इसके लिए कोई जगह नहीं। ये कहने लगे। कहने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया। पुलिस वाले मलाइका को साथ लेकर वहाँ से मायूस लौटे। वो रात उसने थाने में बैठकर गुजारी। पुलिस अफसर कोई नेकदिल इंसान था। कहने लगा, बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हारे रहने का कोई इंतज़ाम करता हूँ। फिर अगली सुबह वो मलाइका को शहर के एक शेल्टर होम में ले गया, जहाँ बेसहारा और लावारिस औरतें रहती हैं। अब मलाइका भी इन बेसहारा और लावारिस औरतों के साथ ज़िंदगी गुजार रही है और इसे सेंटर में रहते हुए 2 महीने बाद पता चला कि मलाइका को टीबी का मर्ज हो चुका है। जर्द रंगत और कमज़ोर जिसामत के साथ 22 साल की उम्र में वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रही है। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानी और सच्चे वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।